नियति कृतनियमरहितां तत्र काव्यप्रकाशस्य पाठः प्रवर्तते। यत्र द्वितीयोल्लासे अस्माकं पाठः अस्ति, यत्रापि शब्दार्थयोः विशिष्य निरूपणमस्ति। तत्र त्रयः शब्दाः भवन्ति, त्रयश्च अर्थाः इति क्रमेण तेषाम् उद्देशः विहितः आचार्यमम्मटेन। उद्देशो नाम एतावतां शब्दार्थयोः नाम्ना कीर्तनं कृतमस्ति, अस्तु, नामग्रहणं कृतमस्ति। इदानीं तेषां स्वरूपम् एतावता न उक्तम्, अस्तु। तर्हि तत्र अर्थे यद्यपि शब्दबोधकता तु अर्थबोधकता तु शब्दे भवति, अस्तु, परन्तु व्यञ्जकतारूप अर्थबोधकता या अस्ति, बोधकता नाम शक्तिः, अर्थगता काचित् शक्तिः, तर्हि इयं बोधकता शक्तिः या अस्ति सा त्रिधा भवति, त्रिविधा भवति। अविधारूपा, लक्षणारूपा, व्यञ्जनारूपा च। तत्र अविधारूपा लक्षणारूपा च शक्तिः शब्दे एव संभवति, न तु अर्थे। परन्तु व्यञ्जनारूपा या शक्तिरस्ति सा व्यञ्जनावृत्तिः, व्यञ्जनाशक्तिः अर्थेऽपि संभवति। यथा शब्दे व्यञ्जकत्वम् आयाति तथैव अर्थेऽपि व्यञ्जकत्वम् आयाति, अर्थात् अर्थोऽपि अपरं व्यङ्ग्यार्थं बोधयितुं प्रभवति, अस्तु। तर्हि कस्मिंश्चित् एकस्मिन् अर्थे एव व्यञ्जनावृत्तिर्भवति वा? नैव। त्रिष्वपि अर्थेषु वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्येषु व्यञ्जनावृत्तिर्भवति। अतः अर्थसामान्यस्य व्यञ्जकत्वं काव्यशास्त्रे भवति इति एकं सिद्धान्तम् अभिधाय तत्र उदाहरणं दर्शयत्याचार्यः। तत्र गते पाठे अस्माभिः वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं यथा भवति तावद् उदाहरणं विचारितम्। अद्य लक्ष्यस्य व्यञ्जकतायाः उदाहरणं द्रष्टुं वयं गच्छामः, अस्तु। तत एव अद्यतनपाठस्य प्रारम्भो भवति। लक्ष्यस्य यथा, अत्रापि तथैव अस्ति। मुख्यं यत् पद्यमस्ति तत्तु प्राकृतभाषायाम् अस्ति, अतः तस्य प्राकृतस्य संस्कृतच्छाया अस्माभिः द्रष्टव्या भवति। साधयन्ती सखि सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भावस्नेहकरणीयसदृशं तावत् विरचितं त्वया। अत्रापि यतोहि अर्थस्य व्यञ्जकता अस्ति खलु, आर्थी इयं व्यञ्जना अस्ति, यतः अत्रापि मया किमुक्तं गते पाठे, आर्थी व्यञ्जनायाः स्थले वक्तुः बोद्धव्यादेः वैशिष्ट्य ज्ञानं यावत् प्रमातुर्न भवति। अर्थात जब तक आप सहृदय हैं, तो अगर आपको जब तक वक्ता बोद्धव्य प्रकरणादि के वैशिष्ट्य का ज्ञान नहीं होगा, आपको नहीं पता है कि प्रकरण क्या है या वक्ता कौन है इसको बोलने वाला, तब तक आप वहां पर अर्थ को नहीं जान सकते। मान व्यंग्यार्थ का प्रतिपत्ति आपको नहीं होगी, अस्तु। तर्हि आर्थी व्यञ्जनायां व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपत्तये वक्तु बोधव्यादेः वैशिष्ट्यज्ञानं प्रमातुः आवश्यकं भवति, अस्तु। तर्हि अत्रापि आदौ प्रकरणं ज्ञातव्यं, वृत्तान्तः ज्ञातव्यः। बात क्या चल रही है तो देखिए। यथा निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटम् इति पद्यमस्माभिः पठितं खलु उत्तमकाव्यस्य उदाहरणरूपेण। तस्मिन् काव्ये यः वृत्तान्तः विमृष्टः स एव वृत्तान्तः अत्र अस्ति। यत् काचित् दूती कयाचिन्नायिकया कुलीनया मुग्धया
स्वप्रियस्य अनुनयार्थं प्रेषिता। अस्तु। अ? सा च तं नायकम् उपभुज्य समागता, नायिकां समागता। एतादृशीं दूतीं प्रति या खलु तस्याः अहितं कृतवती, तस्याः नायिकायाः अप्रियं कृतवती, तथा भूतायाः दूत्याः कृते काचिन् नायिका एतद् वाक्यं करोति। क्या कह रही है? हे सखी, मत्कृते सुभगं साधयन्ती त्वं क्षणे क्षणे दूना असि, क्षीणा असि। दूना अर्थात क्षीणा, कृशांगी भवती। तुम क्या कर रही हो? प्रति क्षण मेरे लिए, मेरे हित के लिए कार्य करना चाहती हो, इसीलिए कैसी हो जा रही हो? क्षीण हो जा रही हो, पतली हो गई हो तुम। तुम्हें मेरी बड़ी चिंता रहती है। अस्तु लोकेपि वयं व्यवहरामः खलु, यदि कश्चित् जनः क्षीणो भवति, शरीरेण दुर्बलो भवति, तदा अस्माकं गुरवः, अग्रजाः, अन्ये च सम्बन्धिनः पृच्छन्ति खलु, किं कारणं भोः, कस्य चिन्तायां भवान् क्षीणो भवति? तथैव सा दूतीं कथयति यत् त्वं मत्कृते, अर्थात मत्हितं चिन्तयति खलु, अतः मत्कृते सुभगं साधयन्ति। और न केवलं चिन्तयति, साधयति। नायिकायाः हितं कुर्वाण। हे दूती, हे सखी, त्वं दूना असि, त्वं कृशांगी असि, तुम कृशांगी बन गई हो, पतली हो गई हो। अस्तु। परंतु सद्भाव स्नेह करणीय सदृशम, हाँ, सच्चासौ भावः सद्भावः, हाँ, तस्य अथवा तेन यः स्नेहः, सद्भावेन यः स्नेहः, तेन यत् करणीयम् अथवा तत्र यत् करणीयम्, तेन सदृशं विरचितम् त्वया। है ना? अपने सद्भाव पूर्ण स्नेह के स्थान में जैसा करना चाहिए तुमने वैसा किया है। अस्तु। कश्चित् स्निग्धो जनः स्वस्य प्रिये जने यथा चरति तथा त्वया विरचितम आचरितम। कोई भी अच्छा व्यक्ति अपने मित्र के साथ जैसा कर सकता है, अर्थात उसको जैसा करना चाहिए ऐसा तुमने किया। अस्तु। सद्भाव स्नेह करणीयकम यथा भवति तत्सदृशं त्वया साधितं। त्वया तावदेवं सद्भावः स्नेहः मद्विषयः तयोः करणीयं यदस्ति, सद्भावस्य करणीयं, स्नेहस्य करणीयं यदस्ति, तत् तयोः करणीयं यदस्ति तत्सदृशं त्वया आचरितं। जैसा एक मित्र को सद्भाव और स्नेह करना चाहिए अपने मित्र के साथ, वैसा तुमने मेरे साथ किया है। अस्तु। इदानीं भवन्तः वृत्तान्तं जानन्ति खलु। इयं सखी अस्याः अप्रियं कृत्वा आगतवती खलु, अतः एतादृशं वाक्यं तादृश्यै सख्यै न युक्तम्। अ? यथा कश्चित् छात्रः, पाठः अस्माकं चतुर्वादनात् प्रारब्धो भवति। कश्चित् छात्रः सार्धचतुर्वादने पाठं प्राविशत्, तर्हि गुरुः तं कथयति, अयि भोः भवान् अतिशीघ्रमागतः, एवमेव प्रतिदिनम् आगच्छतु। तो क्या गुरुजी उसको ऐसा रोज ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, अत्र मुख्यार्थवादो भवति। अरे गुरुजी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो लेट आया है और गुरुजी इसको बोल रहे हैं कि जल्दी आ गए तुम, तो ऐसे ही रोज आना। तो इसका मतलब लक्षणा आएगी और लक्षणा के बाद व्यंग्यार्थ आएगा प्रयोजन के रूप में। लक्षणा के वो व्यंग्यार्थ क्या होगा? इतः परम एकस्मिन्नपि दिवसे विलंबेन त्वया न उपस्थातव्यम। आज के बाद कभी भी विलंब से उपस्थित कक्षा में मत होना, ये ज्ञान कराना उस बच्चे को प्रयोजन है, व्यंग्यार्थ है। अस्तु। तथैव अत्र वयं जानीमः यद् इयं सखी नायकम् अनुकूलयितुं या अगच्छत्, सा तम् उपभुज्य समागमत्। तादृशीं विपरीतम् आचरन्तीं
दूतीं प्रति अथवा सखीं प्रति एतादृशम् अनुकूलं वचनं तु न युक्तं भवति खलु। अतः इदं वाक्यं बाधित मुख्यार्थम भवति। अस्तु, इस वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई अर्थ बाधित होता है ना, मुख्यार्थ, तो वहां पर अभी आप पढ़ने वाले हैं, एक शब्द की दूसरी वृत्ति आती है, उसका नाम है लक्षणा। अस्तु, बाधिते अर्थे, बाधिते शक्यार्थे, शक्यार्थस्य बाधो नाम शक्यार्थस्य अर्थांतरेण सह अन्वये यत्र बाधो भवति तादृशे बाधे सति लक्षणा प्रवर्तते। तो यहाँ लक्षणा आएगी और लक्षणा क्या अर्थ कर देगी? विपरीत अर्थ कर देगी सभी पदों के यहाँ पर, कि त्वम मम सुभगम न साधयति अपितु मम दुखम कल्पयति। तो सुभग शब्द का अर्थ होता है मनोहर, उसका ठीक विपरीत अर्थ हो जाएगा लक्षणा से, कि तू यहाँ पर मेरा अहित कर रही है। ठीक है, जैसे गुरुजी ने बोला कि बहुत जल्दी आ गए, तो इसका ठीक विपरीत अपोजिट इसको बोलते हैं, वो क्या अर्थ होगा? हाँ, काफी लेट आए हो, बहुत बहुत देर से आए हो। ऐसे ही इयं विपरीत लक्षणा उच्यते यत्र यह मुख्यार्थो भवति तस्य वैपरीत्येन संबंधेन कश्चित् अर्थः अन्यः आयाति। तो यहाँ पर सुभग का हो जाएगा दुख, दूनासी का हो जाएगा हृष्टासी, मेरा अहित करती हुई तुम बहुत प्रसन्न हो रही हो। और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो हृष्ट हो जाता है ना, मोटा हो जाता है, ऐसा एक मान्यता है लोक की, हृष्टासी, है ना। तो जैसा करना चाहिए सद्भाव और स्नेह, ऐसा तुमने नहीं किया है, तुमने तो मुझ में शत्रुता का आचरण किया है ना। ऐसा कोई मित्र थोड़ा ना करेगा अपने मित्र के साथ। अतः त्वया सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम न आचरितम, त्वया तो मित्र ना शत्रु द्वेष करणीय सदृशम मयि आचरितम, तुमने तो शत्रु जैसा द्वेष आदि करते हैं ऐसा तुमने मेरे साथ किया है। ऐसे विपरीत अर्थ आएंगे लक्षणा से। ठीक है, चलो सब लक्ष्यार्थ भी आ गया, लेकिन इस लक्ष्यार्थ के बाद एक व्यंग्यार्थ और आएगा, है ना, जो इस लक्षणा के प्रयोजन के रूप में आएगा। किमर्थम इयं नायिका तादृशीम अहितम विदधानाम दूतीं प्रति सखीं प्रति एतादृशम अनुकूलं वाक्यं वदति। हाँ, तत्र किं प्रयोजनमस्ति? तो प्रयोजनम एवं अस्ति यत् इयम् अस्याः अपराध प्रकाशनम कर्तुम इच्छति, है ना। त्वया मयि अपराधम महत, तुमने मेरा बहुत बड़ा अपराध किया है कि मैंने तुम्हें यहां से भेजा था मेरे नायक को मनाने के लिए, है ना। यतो हि सः मत प्रतिकूलः अस्ति, प्रातिकूल्यं गतं मम नायकम् अनुकूलयितुं त्वम् इतः मया प्रेषितात्, परन्तु त्वं च तम उपभुज्य आगच्छति, अतः त्वयि त्वया मयि अपराधम, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तो उस दूती का जो अपराध प्रकाशन है ना, वो यहाँ पर व्यंग्य होगा। अस्तु, तदेव अग्रे अस्ति कि अत्र मत प्रियम रमयन्त्या त्वया, कैसी हो तुम, तुमने मेरे पति के साथ रमण किया है ना। तो मत प्रियम रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितम, मित्रत्वमाचरितम इति वाच्यार्थः अस्ति खलु। वाच्यार्थ क्या है? नायिका क्या बोल रही है कि तुमने तो एकदम ऐसा किया है बहन जैसा कोई मित्र किसी मित्र के साथ करता है ना। तो त्वया मित्रत्वम आचरितम, तुमने तो मित्रता का ही आचरण किया है। लेकिन अगर विपरीत लक्षणा है यहाँ पर तो क्या अर्थ हो जाएगा? लक्ष्यार्थ त्वया शत्रुत्वम आचरितम, तुमने मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार किया है, क्योंकि विपरीत लक्षणा से एकदम विपरीत अर्थ आता है। तो शत्रु का विपरीत कौन होता है? मित्र का विपरीत कौन होता है? शत्रु। तो त्वया शत्रुत्वम आचरितम, यह पहले लक्ष्यार्थ आएगा
और इस लक्ष्यार्थ के बाद, इसी लक्ष्यार्थ के द्वारा, तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम, और उसके बाद, है ना, कामुक विषय जो अपराधत्व प्रकाशन है उस दूती का, वह यहाँ पर व्यंग्य होता है। अस्तु, सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम। नाम इयं या अस्ति खलु नायिका, सा किं बोधयितुमिच्छति सहृदयान् प्रति, सामाजिकान् प्रति, यत् इयं कामुक विषय सापराधम सापराधा अस्ति, है ना। कामुक विषय रूप जो अपराध है, ऐसे अपराध को इसने किया है। तो एतत् प्रकाशनम नायिकायाः अत्र व्यंग्यम भवति। यहाँ पर देखिए, अत्र वाच्येन व्यंग्यार्थः न आयातः, अपितु लक्ष्यार्थात् लक्ष्येन व्यंग्यार्थोपपत्तिर्भवति, यतः अत्र लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकत्वमस्ति। अस्तु, इत्थं लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं निश्चिन्वन्तु भवन्तः। अस्तु, इदानीं व्यङ्ग्यार्थस्यापि व्यञ्जकत्वं कदाचित् भवति, तदुदाहर्तुम् एतत् पद्यं विषयीकरोति आचार्यः। व्यङ्ग्यस्य यथा पश्य निश्चल निष्पन्दा, अत्रापि सा एव प्रकृतच्छाया अस्ति अस्य पद्यस्य। प्राकृतमेव पद्यमस्ति, छाया तु संस्कृतमस्ति। अस्तु, मुख्यं यत् पद्यमस्ति खलु, ओरिजिनल कंटेंट यदुच्यते तत्तु प्राकृते एव अस्ति। कविः प्राकृतभाषायामेव एतत् पद्यं लिलेख, परन्तु वयं प्राकृतस्य अल्पज्ञाः खलु, अतः टीकाकाराः ये भवन्ति खलु, ते प्राकृतभाषातः तस्य वाक्यस्य रूपान्तरं कुर्वन्ति। तो एतदस्ति अस्य रूपान्तरं। पश्यन्तु, पश्य निश्चल निष्पन्दा पिसिनी पत्रे राजते बलाका, निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शङ्खसूक्तिरिव। अत्र वृत्तान्तः कः अस्ति? अत्र द्विधा वृत्तान्तः भवितुमर्हति। एकः नायकः अस्ति, यः नायिकाम् आगत्य ब्रूते यत् यत् संकेतस्थानम् आवाभ्यां कल्पितं, तस्मिन् स्थाने गत्वा अहं प्रत्यावर्ते, त्वं तत्र नागमः, तुम वहां पर नहीं आई, मैं जाकर के वहां से आ गया जहां अपने को मिलना था। यथा तदस्ति खलु गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य पद्यम्, ग्राम तरुणं तरुण्या नववञ्जुल मंजरी इत्यादि। एकः वृत्तान्तः अयं भवितुमर्हति। तो तादृशं नायकं नायिका वदति यत् त्वं मिथ्या वदसि, पश्य अस्मिन् स्थाने तु भवदुपस्थितेः किमपि प्रमाणं नास्ति, तुम यहाँ पर गए, ऐसी तुम्हारी उपस्थिति का, तुम्हारी प्रेजेंस का कोई प्रमाण वहां पर नहीं है। अस्तु, अतः एकः अयं वृत्तान्तः भवितुमर्हति। अथवा नायिका कस्मैचित् पुरुषाय, नायकाय संकेतस्थानं दित्सति, दातुमिच्छति। अस्तु, अयं वृत्तान्तः अस्ति। कथमपि वृत्तान्तः अस्माभिः अत्र स्वीकर्तुं शक्यः। उभयथा अत्र व्यङ्ग्यार्थस्य लाभः भवति एकेन व्यङ्ग्येन। अस्तु, तो नायिका क्या बोल रही है? देखिए, दोनों ही वृत्तांतों में नायिका ही बोलेगी, नायक सुनेगा बस। क्या बोल रही है? पश्य, है ना। पश्येति क्रियापदमस्ति खलु, कस्य धातोः कस्य लकारस्य कतमस्य पुरुषस्य कतमं वचनमस्ति? वदतु।
मध्यम पुरुषे एकवचनं लोट् लकार। लोट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपं पश्य अस्तु। साधुत्तरम्। तर्हि त्वं पश्य। हाँ, नायक को बोल रही तू देख पहले। क्या देखना है कि निश्चल निष्पन्दा बिसिनी पत्रे राजते बलाका। हम्म। एका बलाका बिसिनी पत्रे राजते। कमलिन्याः नाम पत्रे होते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते फैल जाते हैं, आपने देखा होगा तालाब में कमल के। तो तत्र विसिनी पत्रे, हाँ, कमलिन्याः यत् पत्रमस्ति तत्र पत्रे एका बलाका राजते। बकपक्षी एका राजते, नाम बकपक्षी स्त्री अस्ति। अस्तु, इसको हिंदी में बगुला बोलते हैं, है ना। उसकी जो स्त्री है, सा बलाका अस्मिन् कमलिन्याः पत्रे शोभते पश्य। वहां पर जलाशय होगा कोई, तो वहां दिखा रही है नायक को, देख यहाँ पर एक कमलिनी के पत्ते पर छोटी सी सफेद कलर की बलाका पक्षी बैठी हुई है। सफेद कलर की होती है, ठीक है। इयं बलाका अत्र राजते। तर्हि तेन किम, सा राजताम नाम। नहीं नहीं, सा निश्चल निस्पन्दा राजते। अस्तु, निश्चल निस्पन्दा नाम तत्र तत्र कापि क्रिया न भवति। स्पन्दनं चलनं च उभयं भिन्नमस्ति, अतः अत्र विधं क्रियायाः अभावं बोधयितुं पदद्वयं प्रयुङ्क्ते कविः। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, स्पंदनम पुनः चलनम। तो चलन क्रियायाः अभावः निश्चल इति पदेन अत्र आयाति बलाकायां। स्पंदन क्रियायाः अभावः निष्पन्द शब्देन आयाति। तो निश्चला चासौ निष्पन्दा निश्चल निष्पन्दा, अर्थात यस्यां बलाकायां चलन क्रियायाः अभावः अस्ति, पुनः स्पंदन क्रियायाः अपि अभावः अस्ति। तत्र बहूनाम् अत्र भ्रमो भवति यत् एते क्रिये उभे समाने स्तः, तर्हि किमर्थम् अत्र पदद्वयं क्रियायाः अभावं बोधयितुं प्रयुक्तं कविना। तो एवम् अस्ति, स्पन्दनस्य अर्थः अस्ति एकत्र वर्तमानस्यापि जनस्य शरीरे या क्रिया भवति, यथा पक्ष्मणाम अधः ऊर्ध्वचालनम, है ना। आप सभी जो है ना अभी निश्चल हैं लेकिन निस्पंद नहीं है। सिर को ऐसे ऐसे भी हिला रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा हमारी बातों को सुन करके। आपकी आंखें भी ब्लिंक जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में। पक्ष्मणाम अधः वर्तनम ऊर्ध्ववर्तनं च, है ना। तो ब्लिंक कभी भवति खलु। अतः भवन्तः निष्पन्दाः न सन्ति परन्तु निश्चलाः सन्ति। तर्हि स्पन्दनं नाम किंचित् चलनं यदस्ति, स्पदि किंचित् चलने धातु अस्ति खलु। तो किंचित् चलनस्यापि अभावः अस्ति कुत्र, बलाकायाम्। अर्थात एकत्र वर्तमान या यत्र उपविशति विसिनी पत्रे तत्रापि उपविश्य एवं नास्ति यत् शिरः इतस्ततः कृत्वा किमपि पश्यति, हाँ, अथवा हस्तं चालयति शिरश्चालयति इति नास्ति। तस्याः शरीरस्य एकमपि अंगं क्रियावत् नास्ति। अस्तु, अयमर्थः निस्पन्द शब्देन आयाति। पुनः निश्चला अस्ति। अस्तु, चलनं नाम पदभ्याम यह व्यापारो भवति। चलना में तो आप जानते ही हैं, पैरों से जो व्यापार होता है ना, चरणों से, तो वो तो है ही नहीं उसमें। तो ये जो बलाका बैठी है कमलिनी के पत्ते पर, ये ना तो चल रही है और ना हिल रही है ना। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पत्थर की मूर्ति बना दी हो, है ना, बलाका की, ऐसा। तो एवं भूता पश्य, एवं भूता बलाका, या
न स्पंदते न चलति तथा भूता बलाका अस्मिन् विशिनी पत्रे राजते। तो कथम इदं चित्रम भवति यत् निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिरिव। ऐसा लग रहा है, वो जो हरा पत्ता है, देखिए अब यहाँ पर चित्र बनाइए दिमाग में। हाँ, हरित पर्णम अस्ति पत्रम अस्ति विशिन्याः कमलिन्याः तत्र इयम धवला बलाका राजते। अब देखिए हरे पत्ते के ऊपर एक सफेद पक्षी पक्षी बैठा हुआ है, तो कैसा लग रहा है? तो उसमें एक उत्प्रेक्षा करते हैं कि जैसे निर्मल जो मरकत है, मरकत मणि होता है ना, ये हरे कलर का एक पात्र होता है, मणि होता है। तो निर्मल मरकतस्य यत् भाजनम, है ना, अथवा मरकतस्य भाजनम मरकत भाजनम निर्मलम च तत् मरकत भाजनम, एकदम साफ जो मरकत मणि का पात्र है ना, तत्र तस्मिन् पात्रे परिस्थिता स्वकांत्या, हाँ, तत् पात्रम भाजनम परितः व्याप्य या तिष्ठति। अस्तु। बलाका सा किम भूता अस्ति, तो कह रहे हैं कि जैसे अत्यंत स्वच्छ मरकत मणि के पात्र में मानो छोटे छोटे शंखों की कई पंक्तियां या शंखों की मालाएं पड़ी हो, है ना। शंख शुक्तिरिव। अस्तु। शंखस्य सुक्तिः यदा यथा निर्मल मरकत पात्रे भवति तथा अत्र मन्ये इयं बलाका अस्मिन् विशिनी पत्रे निश्चल निस्पंदा सती राजते। जैसे एक अत्यंत स्वच्छ मरकत मणि के पात्र में कोई शंख सुक्ति रहती है, छोटे छोटे शंख रहते हैं कई सारे सफेद, ऐसे ही इस कमलनी के पत्ते पर यह निष्क्रिय और निस्पंद जो बलाका स्त्री है वह शोभित हो रही है। अस्तु। तो इदानीम अस्तु सा राजताम नाम तेन किम, नायकः तथैव कथयति। अरे तो हम क्या करें इसमें? तो बोलती देखो, पहली बात तो यह है कि तुम जो बोल रहे हो ना कि अहम आवाभ्याम कल्पितम संकेत स्थानम आगमम त्वं नागमः इति मिथ्या वचनन्ते। सबसे पहली बात तो तुम्हारी ये बात झूठ है। क्यों? क्योंकि यदि तुम एतत् स्थानम आगमिष्यः तदा इयं बलाका निश्चल निस्पंदा ना भविष्यत, है ना। अगर कहीं पर कोई बलाका बैठी है, बगुला बैठा है कहीं पर, और वहां पर किसी मनुष्य का आवागमन हो, तो क्या वो इतना निश्चल निस्पंद हो सकता है क्या? हाँ। पक्षिणां तथा गतिर्न भवति यत्र जनानां भूयान् प्रवेशः अस्ति तादृशस्थाने पक्षिणः निश्चल निस्पन्दाः न तिष्ठन्ति। यतो हि इयं बलाका, यतो हि संकेतस्थानं तु एतदेव खलु, अस्मिन् स्थाने इयं बलाका निश्चल निस्पन्दा राजते। इत्यनेन ज्ञातुं शक्यते यत् त्वम् अपि अस्मिन् स्थाने नागतवान् न गतवान्, मामागत्य मिथ्या वदति, है ना, कि मैं वहां गया था तुम नहीं आई। तो तदेव अस्ति अत्र अग्रे आचार्य मम्मटः स्वयं व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशनं विधाय मुख्यं व्यङ्ग्यमर्थमत्र बोधयति। अत्र निष्पन्दत्वेन आस्वस्तत्वम्। अच्छा, यहां पर जो निष्पन्दता रूपवाच्यार्थ है, नारायण, उससे क्या व्यंग्य होगा? किमर्थम इयं निष्पन्दा अस्ति, बलाका किमर्थम निष्पन्दा अस्ति? यतो हि आश्वस्ता अस्ति यत् न कोऽपि अत्र आगत्य माम हनिष्यति। तभी तो आश्वस्त हो सकता है पक्षी, जब ये विश्वास हो जाए मन में। निष्पन्द हो सकता है ना जब ये विश्वास हो जाए मन में कि यहां पर हमको कोई नहीं आके मारेगा, है ना। यदा कश्चित् वानरः, वयं पश्यामः खलु,
तत्र महान्तः स्तम्भाः भवन्ति खलु विद्युतः, तत्र विद्युतः स्तम्भेषु ऊर्ध्वं गत्वा वानराः अस्वस्थाः दृश्यन्ते आकृत्या, न तथा अस्माकं गृहेषु आगताः। जब वो घरों की छत पे होते हैं ना बंदर, तो आप देखना इधर उधर देखते रहते हैं भय की दृष्टि से, कहीं से कोई आ ना जाए हमको पीड़ित करने के लिए। लेकिन जब किसी बड़े ऊपर टावर पे बैठे होते हैं बिजली के या किसी के, बड़े आश्वस्त होते हैं। अस्तु, तो एवं तिर्यक जनानां पक्षिणां पशूनां च इयं स्थितिः अस्ति कि यत्र तेषां भयं भवति तत्र ते निष्पन्दाः न भवितुमर्हन्ति। अतः अत्र बलाकागतेन निष्पन्दत्वेन तस्याः आश्वस्तत्वं व्यज्यते, यत् इयम् आश्वस्ता अस्ति अतः निष्पन्दा अस्ति। हाँ? तेन किम् आश्वस्तरूपेण व्यङ्ग्येन किम्, तो तेनापि एकः व्यङ्ग्यार्थो भवति। इदानीं पश्यन्तु, एतेषां व्यङ्ग्यानां क्रमः अस्ति, अर्थात् अस्मात् व्यङ्ग्यात् इदं व्यङ्ग्यं भवति, तस्मात् व्यङ्ग्यात् तदपरं व्यङ्ग्यं भवति, तस्माच्च किञ्चिदपरं व्यङ्ग्यं भवति इति सर्वेषां व्यङ्ग्यानाम् अत्र जन्यजनकभावः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, तो सबसे पहले वाच्यार्थ से कौन सा व्यंग्य हुआ कि इयम बलाका निष्पन्दा अस्ति। अब यहां से ध्यान देना कैसी व्यंग्य की व्यंजकता होगी। अब इस व्यंग्य से क्या व्यंग्य होगा कि अत्र जनराहित्यम अस्ति, यतो हि यत्र जनराहित्यम न भवति तत्र पक्षिणाम आश्वस्तता न भवति, विश्वासो न भवति। अस्तु, अतः अनेन व्यंग्येन जनराहित्यम व्यज्यते। क्यों क्यों अस्वस्थ है वो बला का? क्योंकि उसे पता है यहाँ पर जनराहित्य है, कोई आता जाता मनुष्य नहीं आता जाता कोई, ठीक है, इसीलिए वो आश्वस्त है, और आश्वस्त है इसीलिए निष्पन्द होकर के बैठी है। अच्छा, तेनापि एकम व्यंग्यम भवति, जनराहित्य रूपेण व्यंग्येनापि एकम व्यंग्यम भवति इतोपि किमिति अतः संकेत स्थानम एतत्। देख ले, पश्य, एतदस्माकं संकेत स्थानम। किमर्थम एतत् संकेत स्थानम? यतो हि अत्र कोऽपि जनः न आयाति, है ना। नायिका नायकयोः संकेत स्थानम तावदेव भवति यत्र जनानां राहित्यं भवति, है ना। यत्र जनाः भूयांसः गच्छन्ति तत्र तु तेषां भयं भवति खलु। अतः एतादृशं स्थानं यत्र जनाः न गच्छन्ति तादृशं स्थानं रतिम् इच्छतोः नायक नायिकयोः कृते उचितं भवति, अस्तु, भोग्यं भवति। तो एवं अयमस्ति व्यंग्यार्थः कि संकेत स्थानम एतत्। तो अब आपने देखा बलाका में रहने वाली निष्पन्दता से व्यंग्य हुआ कि ये आश्वस्त है इसीलिए निष्पन्द है। आश्वस्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई मनुष्य आता जाता नहीं है। अच्छा, इससे क्या व्यंग्य होगा कि तो हमारा मिलने की जगह यही होगी क्योंकि यहाँ पर कोई मनुष्य आता जाता नहीं है। अतः आवयोः संकेत स्थानम एतत् इति कयाचित् कमचित् प्रत्युच्यते। इति काचित् नायिका कमचित् संकेत स्थानम लिप्सुम प्रति कथयति। जो संकेत स्थान चाह रहा है, बताओ कहाँ मिलने आना है तुमसे, ऐसा घर के बाहर ही खड़ा है, तो यहाँ पर तो कई गुरुजन हैं, तो उनके सामने तो नहीं बोल सकती नायिका कि अत्र आवयोः मेलनम भविष्यति। तो नायिका व्याजेन कथयति, एक ऐसा पद्य बनाती है सुंदर सा जिससे और लोग नहीं समझ पाते हैं, केवल नायक समझ जाता है कि अस्तु एतदस्माकं संकेत स्थानमस्ति। अस्तु, अयमस्ति एकः वृत्तान्तः। पुनः द्वितीयः वृत्तान्तः का अस्ति? अथवा मिथ्या वदसि त्वम् अत्र न आगतः अभूः। अस्तु, तुम झूठ बोल रहे हो। नायकः नायिकाम् आगत्य कथयति यत् यतो हि किं भवति, वचनभङ्गस्य
कारणेन नायिकायाः हृदयं स्निह्यति तेन सा रागातिशयम् अस्मिन् दर्शयिष्यति इति बोलते हैं ना, गिल्ट इंग्लिश में जिसको, कि अगर आपसे कोई बात आपकी जो होती है उसमें आप कमिट करके अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो वचन भंग का एक दोष होता है, आत्मग्लानि भी होती है। तो नायक को ये लग रहा है कि चलिए मैं जा करके झूठ बोल दूंगा कि मैं तो गया था, लेकिन तुम्हारा 5 घंटे वेट करके आया, तुम तो वहां पर नहीं आई। तो नायिका अत्यंत प्रेम हमें दिखाएगी, इसके बाद रोएगी, पहले माफी मांगेगी हमसे 4-5 बार। एवं मनः कृत्वा, वस्तुतः इदं साहित्यमस्ति, एतादृशं चिन्तनमत्र अवश्यं कर्तव्यं भवति। तो एवं चिन्तनं कृत्वा सः तत्र अगत्वापि, संकेतस्थानम् अगत्वापि नायिकाम् आगत्य कथयति, अयि प्रिये अहं तत् संकेतस्थानं, त्वया यद्दत्तं संकेतस्थानं, तत् संकेतस्थानं गत्वा प्रत्यावर्ते त्वं तत्र नागतवती। हाँ, अतः दोषस्तव, ये तुम्हारी गलती है। तो नायिका बोल रही है, तुम मिथ्या वदसी, तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे? तो नायिका बड़ी पढ़ी हुई है न्याय शास्त्र, और तुरंत व्यभिचार दिखा रही है इसकी बात में, कि देखो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है ना? कि अगर तुम गए होते तो जनराहित्य नहीं होता, और जनराहित्य नहीं होता तो आश्वस्त आश्वस्त नहीं होती बला का, और आश्वस्त नहीं होती तो निष्पन्दा भी नहीं होती। इसीलिए निष्पन्दा है, अतः सा आश्वस्था अस्ति। आश्वस्था अस्ति इत्यनेन किं विद्यते? तत्र जनराहित्यं विद्यते। जनराहित्यं विद्यते तेन तव वचनं मिथ्या इति व्यङ्ग्यः भवति, इति वस्तु व्यङ्ग्यो भवति, कि त्वं मिथ्या वदसि, तत्र न गतवान्, तुम वहां नहीं गए, तुम झूठ बोल रहे हो। अस्तु, अयं द्वितीयः कश्चन प्रसंगः निवेद्यते ग्रन्थकर्त्रा। अस्तु, परन्तु उभयत्र यावन्तः व्यङ्ग्यार्थाः सन्ति, प्रायः 3 व्यङ्ग्यार्थाः सन्ति। एकस्मिन् प्रसंगे संकेतस्थानं दानरूपं व्यङ्ग्यमस्ति, अपरस्मिन् प्रसंगे त्वं मिथ्या वदसि, तस्मिन् स्थाने न गतवान् इति वस्तुरूपं व्यङ्ग्यमस्ति। तस्यैव व्यङ्ग्यस्य भेदः अस्ति। अन्यत् यद् व्यङ्ग्यद्वयमस्ति, आस्पन्दत्वरूपं जनराहित्यरूपं च, तत्तु उभयत्र समानमस्ति। अस्तु, आहत्य 3 व्यङ्ग्यार्थाः उभयोः प्रसंगयोः सन्ति। तेषु पूर्वपूर्वव्यङ्ग्यस्य उत्तरोत्तर व्यङ्ग्यं प्रति व्यंजकता अस्ति, है कि नहीं? वहां पर पहले पहले व्यंग्यार्थ से उसके बाद वाला जो व्यंग्यार्थ है वह उपस्थित हो रहा है। अस्तु, तो व्यंजकता नाम व्यंग्यार्थ बोधकता एवं। यथा अत्र आश्वस्तत्व रूपं यत् प्रथमं व्यङ्ग्यम् अस्ति, तस्मिन् जनराहित्य रूप व्यङ्ग्यस्य व्यङ्ग्यं प्रति व्यंजकता अस्ति। यतोहि आश्वस्तत्व रूपं यद् व्यङ्ग्यम् अस्ति, तद् व्यङ्ग्यं जनराहित्य रूपं व्यङ्ग्यं जनयति खलु। जनराहित्य रूप व्यङ्ग्य कैसे हो रहा है? निश्चल निष्पन्द न, यतोहि सा आश्वस्ता अस्ति। जब मैं पूछूं आश्वस्त क्यों है, तो बोलना है कि क्योंकि वह निष्पन्द दिखाई दे रही है। तो वो तो वाच्य है। आप ये देखिए, क्रम समझिए, उससे पहले जो रहेगा ना अर्थ, उसी में उसकी बोधकता रहेगी। तो निष्पन्दत्व रूपम वाच्यमस्ति, तेन प्रथमं व्यङ्ग्यं भवति, सा आश्वस्ता अस्ति, अर्थात तद्गतम आश्वस्तत्वम, बलाकागतम आश्वस्तत्वम, तस्मात् तत्र जनराहित्यं विद्यते। वहां पर उससे क्या व्यंग्य होता है? आश्वस्ता क्यों है? हाँ, कश्चित् जनः पुरुषः स्त्री वा अत्र नागच्छति। तो अनेन व्यङ्ग्येन, आश्वस्त रूपेण व्यङ्ग्येन अयं जनितः। कः?
जनराहित्यरूपः व्यङ्ग्यार्थः। अस्तु, हम्म। पुनः जनराहित्यरूपेण व्यङ्ग्येन एकत्र संकेतस्थानमेतत् इति वस्तु संकेतदानरूपं वस्तु व्यज्यते, अतः अयमपि व्यङ्ग्यार्थः व्यञ्जकः भवति। कः? जनराहित्यरूपः, क्योंकि उसने भी तो एक व्यंग्य को उत्पन्न किया। संकेतस्थानम एतत्, इस व्यंग्य को उत्पन्न किया ना उसने। हाँ। और अपरत्र अनेनैव जनराहित्यरूपेण व्यङ्ग्येन वस्तु व्यज्यते। क्या वस्तु व्यंग्य हुई? कि त्वं मिथ्या वदसि, तत्स्थानं त्वं नागतः। हाँ, अहं गतः इति मिथ्या वचनन्ते, एतद् वस्तु व्यज्यते। अतः अत्र आस्वस्थरूपे व्यङ्ग्ये, जनराहित्यरूपे व्यङ्ग्ये च व्यञ्जकता अस्ति। अस्तु, अतः इदं पद्यं व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकतायाः उदाहरणं सम्पद्यते। अस्तु, अत्र द्वयोः व्यङ्ग्यार्थयोः व्यञ्जकता अस्ति इति कृत्वा व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकतायाः उदाहरणम् इदं पद्यं भवति। ठीक है? आश्वस्त रूप व्यंग्य में किस व्यंग्य के प्रति व्यंजकता है? बोलिए। जनराहित्य। हाँ, पुनः जनराहित्य रूपे व्यंग्ये संकेत स्थानमेतत् अथवा त्वं मिथ्या वदसि। हाँ, तुम मिथ्या वदसि, क्योंकि ये तो वृत्तांत बदलने से व्यंग्य बदल जाएगा ना। अंतिम व्यंग्य तो, पहले के दो व्यंग्य तो वही रहेंगे, आश्वस्त और निष्पन्दत्व रूप, लेकिन वृत्तांत के बदलने से जो अंतिम व्यंग्य है ना, वो बदल जाएगा। ठीक है? अस्तु, इत्थम् अत्र द्वयोः व्यङ्ग्यार्थयोः व्यङ्ग्यार्थान्तरं प्रति बोधकता रूप व्यञ्जकता अस्ति इति कृत्वा एतत् पद्यं व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकतायाः उदाहरणं भवति। अस्तु, इदानीम् आदौ उद्दिष्टानाम्, अस्य उल्लासस्य आदौ उद्दिष्टानां त्रयाणां शब्दानां क्रमेण स्वरूपम अविधत्ते ग्रंथकारः। अस्तु, बताया था ना आपको, पहले उद्देश्य कर रहे हैं, फिर इनका लक्षण करेंगे। ठीक है? तो अब लक्षणस्य क्रमः अस्ति, तदेव अत्र अवतरणिकां पंक्तिं प्रस्तौति। पश्यन्तु, वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह। इदानीं वाचकादीनां शब्दानाम्, अस्तु, तर्हि आदिपदेन अत्र लाक्षणिकस्य व्यञ्जकस्य च शब्दस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। वाचक लाक्षणिक व्यञ्जकानां शब्दानां क्रमेण स्वरूपम् आह ग्रन्थकारः। अस्तु, साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अविधत्ते स वाचकः। अस्तु, अभ्युपसर्गपूर्वक धा धातुरस्ति, अयं धातुः उभयपदी अस्ति। अस्तु, अतः दधाति धत्ते इत्युभयं पदम् अत्र श्रोतुं शक्यते। ठीक है? तो अभी पुनः एकम् इतोपि अस्ति, तत्त्वं ज्ञातव्यम्। महामुनिः पाणिनिः सर्वेषां धातूनाम् अर्थं, अथवा तत्र समीक्षकानां तु अन्या एव मतिरस्ति यत् न महामुनिः पाणिनिः न धात्वर्थं प्राचीकटत्, अपि तु अन्ये आचार्याः पाणिनेः उत्तरवर्तिनः ये आसन्, ते खलु धात्वर्थस्य निश्चयं व्यदधुः। अस्तु, परन्तु यः कोऽपि कृतवान्, परन्तु तत्र इदं ज्ञातव्यं, प्रत्येकं धातोः कश्चन प्रसिद्धः अर्थः अस्ति धातुपाठे। अस्तु, यथा वयं पठामः, डुक्रिं करणे, भूः सत्तायां, पठ व्यक्तायां वाचि। अस्तु, गम्लि गतौ। तो प्रत्येकं धातोः सानुबन्धस्य धातोः धातु पाठे अर्थः उद्दिष्टः अस्ति। अस्तु, परन्तु कदाचित्
सः धातुः तस्मात् अर्थात् व्यतिरिक्तम अर्थम वदति। कभी कभी वह धातु उस अर्थ से अलग अर्थ को भी बताता है। प्रायः ऐसा कब होता है? यदा तेन धातुना सह कस्यचित् उपसर्गस्य प्रयोगः भवति। अस्तु, प्रादेः कस्यचित् अन्यतमस्य उपसर्गस्य प्रयोगो यदा तेन धातुना सह भवति तदा तस्य धातोः अर्थः कश्चित् तस्मात् प्रसिद्धादर्थात् भिन्नो भवति। तत्र एका पङ्क्तिरस्ति, उपसर्गबलात् धात्वर्थः अन्यत्र नीयते। अस्तु, इयं पङ्क्तिरस्ति। तर्हि उपसर्गः यः भवति सः उपसर्गः प्रसिद्धः यः धात्वर्थः अस्ति तस्मात् धात्वर्थात् अन्यत्रैव धातुं नयति, अर्थात् अन्यस्मिन्नेव अर्थे धातु प्रयोगं नयति। अस्तु, तर्हि वस्तुतः धा धातोः अर्थः अस्ति धारणं पोषणं च। अस्तु, परन्तु अभि उपसर्गपूर्वक धा धातोः अर्थः अस्ति कथनम्। अस्तु, अभि उपसर्गपूर्वक धा धातोः अर्थः कः अस्ति? अतः अहं बहुधा प्रयोगं करोमि खलु, आचार्यः अविधत्ते, अर्थात् आचार्यः कथयति। अस्तु, एतद् अविधातुम् आचार्यः उपक्रमते, अर्थात् एतद् वक्तुम् आचार्यः ग्रन्थं लिखति अथवा प्रयासं करोति। अस्तु, तर्हि अत्र अविधत्ते इत्यस्यैव धातोः प्रयोगः। अभि उपसर्गपूर्वक धा धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं रूपमस्ति। अस्तु, तत्र कथयति इत्येव अर्थः खलु। अयं धातुः सकर्मकः, तेन अत्र किं द्रष्टव्यं? वस्तुतः अयं प्रयोगस्तु कर्तृवाच्ये अस्ति, अतः अत्र कर्मणि द्वितीया स्यात्। अतः किमिति? कर्मणि द्वितीया स्यात्। तर्हि अत्र कर्मपदं किं भवितुमर्हति? यत् पदं द्वितीयायां। किमिति? यत् पदं द्वितीयायां स्यात्, परन्तु तादृशं पदं किमस्ति वाक्ये? तद् पदं ब्रूयुः। अर्थम। अर्थम तो अर्थम अविधत्ते, अर्थ को कहे। अब अर्थ को कौन कहता है? शब्दः। शब्दः कथयति। वाचकस्तु शब्द विशेषः। सामान्येन अर्थम कः विधत्ते? शब्दः विधत्ते। तो यह अर्थम, यह शब्दः अर्थम अविधत्ते, सः वाचकः इत्येतावदेव लक्षणं यदि ब्रूमः तदा अस्य लक्षणस्य सर्वत्र अतिप्रसक्तिर्भवति। यतोहि त्रय अपि शब्दाः अर्थम अविदधते। तीनों शब्द अर्थ को कहते हैं ना। व्यंजकोपि शब्दः व्यंग्यार्थम, आपने अर्थ को विशेषण तो दिया नहीं अर्थ में कोई, अभी तक ऐसा हम माने तो विशेषण तो दिया है, लेकिन हम पदकृत्य कर रहे हैं कि अगर केवल इतना ही कहें कि यह शब्दः अर्थम अभिधत्ते, सः शब्दः वाचको भवति, तदा वाचकलक्षणस्य लाक्षणिके व्यंजके च शब्दे अतिव्याप्तिर्भवति। अतः अत्र कर्मपदस्य विशेषणम् उपादीयते। अस्तु, लाक्षणिक व्यंजकयोः शब्दयोः अतिव्याप्तिं वारणाय वारयितुम् अत्र अर्थस्य विशेषणम् उपादत्ते आचार्यः। किमिति? साक्षात् संकेतितम्। जो शब्द अर्थ सामान्य को नहीं, साक्षात संकेतित अर्थ को ही कहता है, उसकी उपस्थिति कराता है, ऐसे शब्द को वाचक कहते हैं। अस्तु, इदानीं कोऽयं साक्षात् संकेतितः अर्थः, अयं प्रश्नो भवति। साक्षात् संकेतितः नाम
यत्र संकेतस्य ग्रहः, यत्र संकेतः गृहीतः अस्ति यस्मिन् अर्थे किं भवति, प्रत्येकं शब्दस्य कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे संकेतः गृह्यते, है ना। हम प्रत्येक शब्द का किसी अर्थ विशेष में संकेतक ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो संकेतः अस्य अस्ति इति संकेतितः, संकेतः अस्मिन् अस्ति इति संकेतितः इत्यादि व्युत्पत्ति से वहां पर इतच प्रत्यय होकर के संकेतित शब्द बनता है तारकादिभ्यो वार्तिक से। लेकिन बात, अब संकेतित का तो अर्थ हो गया संकेत का विषय जो है, पर ये संकेत क्या होता है, तो देखिए नैयायिक तो इसको ईश्वर इच्छा रूप मानते हैं, जो उसमें भी दो पक्ष हैं, एक ऐसा मानते हैं, एक ऐसा नहीं मानते। तो देखिए इसका एक स्वरूप होता है, ठीक है, संकेत का। अगर ये ईश्वर इच्छा रूप है तो क्या स्वरूप होगा, क्योंकि इच्छा ज्ञान के सबके आकार होते हैं ना। तो ये कैसी इच्छा है कि अस्मात् पदात् अयम अर्थः बुद्धो भवतु, अथवा अनेन शब्देन अयम अर्थो बोधव्यः, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्यः, कि प्रमाता, संसार में जो प्रमाता हैं वह माउस इस शब्द से इस अर्थ को जाने। हमारे हाथ में है, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ। अब माउस इस शब्द से इस अर्थ का यदि ज्ञान होने लगेगा तो ये विचार है पुस्तक का। हाँ, क्यों? क्योंकि माउस इस शब्द की शक्ति उस अर्थ विशेष में गृहीत है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि शक्ति को ग्रहण कराने वाले हैं कौन? अगर जो कोई भी शक्ति का ग्रहण करा देगा तब तो व्यभिचार होने लगेगा। फिर तो आप कुछ भी कहिए, मुझे जिसको जो कहना है वो मैं अपने मन से कहूंगा। स्त्री को पुरुष कहूंगा, पुरुष को स्त्री कहूंगा, है ना। अगर शक्ति ग्राहकों को भी हम निश्चित न करें तदा तो व्यभिचार आयाति खलु। कश्चित् कथयति भोः भवन्मते घटशब्दस्य अर्थः अस्ति कम्बुग्रीवादिमती व्यक्ति, मम मते तु घटशब्दस्य अर्थः अस्ति इदं जलमस्ति। तर्हि तत्र प्रतिबन्धकं किमस्ति? तत्र शक्तिग्राहकाः केचन नियताः सन्ति। अस्तु, शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च सानिध्यतसिद्धपदश्च वृद्धाः वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति इति में अष्टौ प्रायः शक्तिग्राहकाः सन्ति। यही शक्ति ग्रह करा सकते हैं, आप अपने मन से शक्ति का ग्रहण नहीं कर सकते। अस्तु, शक्तिग्रहम व्याकरण, सबसे पहले तो व्याकरण का नाम आया। उपमान, उपमान से भी शक्ति का ग्रह होता है कि आप किसी को बताया जाए कि बेटा देखो ये जो ये व्यक्ति है ना, इसके समान जो दिखे उसको ऐसा कहना। हाँ, तो ऐसे उपमान से भी शक्ति ग्रह कराया जाता है। शक्ति ग्रहम व्याकरण उपमान कोशा। कोशात वाक्यात। कोश सबसे बड़ा शक्ति ग्राहक होता है, डिक्शनरी, अमर कोश आदि। कोई शब्द समझ में नहीं आता तो जाते हैं ना अमर कोश पढ़ने। कोश, आप्तवाक्य, ठीक है। आप्तवाक्यों में जो प्रामाणिक वक्ता होते हैं वो आते हैं, और ये वेद वेद आदि के जो वचन हैं वे भी आप्त हैं, वे तो परम आप्त हैं। तो आप्तवाक्य वाक्य शेष और विवृति व्याख्या से भी होता है, वाक्य शेष से भी होता है, ठीक है। वाक्य में कोई एक ही पद शेष रहा और सभी अर्थों का अर्थ आपको पता है, उसमें वाक्य में जितने पद का प्रयोग किया उतने का अर्थ आपको पता है ना। तो आप क्या करते हैं, और वाक्य में एक ही पद शेष रह रहा है, तो आप क्रिया को देख करके ये निश्चय कर लेते हैं कि अस्तु इस पद का अर्थ ये होगा, ठीक है। विवृतिर्वदन्ति सानिध्यतः, सन्निधि से, सिद्ध पदश्च वृद्धाः, जो वृद्ध लोग होते हैं वे भी उसमें प्रमाण होते हैं। वाह सानिध्यतः सिद्ध पदश्च वृद्धाः वाक्यस्य शेषात् विवृतिर्वदन्ति। हाँ, इस प्रकार से जो वृद्ध लोग होते हैं वो इस प्रकार से तत्त शब्दों की शक्ति का ग्रहण
करने में इनको प्रमाण मानते हैं, 8 को। ठीक है, वाक्य शेष आदि जो हमने 8 बताए उनको। तो इनके द्वारा अगर किसी शब्द का किसी अर्थ में संकेत कराया गया हो, तो वह जो शब्द अर्थ है ना, वह कहलाएगा उस शब्द का संकेतित अर्थ। ठीक है, तो यदि कश्चित शब्दः तस्य संकेतितम् अर्थम् अविधत्ते उपस्थापयति, तस्य शब्दस्य ज्ञानेन सः संकेतितार्थः उपतिष्ठति, तदा सः शब्दः तस्य उपस्थितस्य अर्थस्य वाचकः शब्दः उच्यते। अस्तु, अयं सामान्येन कश्चन विचारः अस्ति अस्य लक्षणस्य, वाचकलक्षणस्य। पुनः आगामिनि पाठे तत्र साक्षात् इति पदं किमर्थं प्रयुक्तं संकेतेऽपि, को नाम साक्षात् संकेतः, यः खलु संकेतात् पृथगस्ति। पुनः संकेतितम् अर्थं यः विधत्ते सः शब्दः वाचकः इत्येतावता एव लक्षणेन कथं कार्यं न सेत्स्यति, येन साक्षात् इत्यपि एकं पदम् अधिकं लक्षणे प्रावेशि अस्तु ग्रन्थकर्त्रा इति सर्वोऽपि विचारः आगामिनि पाठे अस्माभिः विधास्यते। धन्यवादस्तावत्।